आज का टॉपिक है 4.2 इटली यूनिफाइड। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में, यानी कि इटली किस प्रकार से आज़ाद हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इस तरीके से लिखने का मकसद ये होता है ना कि टीचर को पूरा लाइन पढ़ना नहीं पड़ता है, बेसिकली शुरू के लाइन को वो पढ़ लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि बच्चा इसी के बारे में लिखा होगा, तो इससे मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे बात हो रहा है इटली का 19th सेंचुरी के मिडिल तक, यानी कि यह बात कर रहा है बेसिकली 1850 के आसपास का। ठीक है, 1850 के आसपास का यदि हम लोग बात करें तो उस समय पे इटली जो है ना 7 स्टेट में बटा हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल इटली क्या है, आज के दौर में कंट्री है। जैसे हमारा आज इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। उसी प्रकार से उस समय पे क्या थे, हमारा एक इटली कंट्री था, और उस समय पे इटली को ना 7 अलग अलग स्टेट में बांट दिया था। समझिएगा ध्यान से, 1850 के आसपास, यानी कि मिडिल 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1850 के आसपास। 1850 के आसपास के मैप को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इटली जो है ना 7 अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था। और चूंकि इटली 7 अलग अलग स्टेट में बटा हुआ है, जिसमें से एक हमारा स्टेट था सर्डिनिया पिडमंट, 7 में से एक स्टेट का नाम है, बाकी 6 का आपके यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। लेकिन आप याद रखिए इटली को कितने भाग में बांटा गया था, 7 भाग में, और 7 भाग में से एक भाग का नाम क्या था, सर्डिनिया पिडमंट नाम था। और वही सर्डिनिया पिडमंट पे केवल और केवल इटली के राजकुमार का रूल था। सोचो, मतलब समझना ध्यान से, इटली 7 अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट है, बदल दिया गया, उसको ब्रेक कर दिया गया है। मात्र एक ही स्टेट पे इटली के राजकुमार का कंट्रोल है, बाकी 6 जगह जो बचा वो अलग अलग कंट्री के राजकुमार का उस पर रूल है। सोचो, है ना। फिर देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। उसके बाद है रोल ऑफ जीसीपी मैजिनी। जीसीपी मैजिनी याद करो कि कहाँ से बिलोंग करता था, इटली से बिलोंग करता था, जो कि सेक्रेट सोसाइटी बनाया था, 2 सेक्रेट सोसाइटी बनाया था। हाँ, यंग इटली एंड यंग यूरोप। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। GCP Mazzini made efforts to unite Italian states. He had also formed a secret society called Young Italy for achieving his goal। अच्छा बताइए, इटली 7 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, तो GCP मैजिनी का मानना था ना कि यदि इटली को आज़ाद करवाना है, यदि इटली को एकजुट करना है, तो इटली के 7 स्टेट्स को आपस में मिलाना पड़ेगा, तभी जाके एक इटली अच्छा कंट्री बन पाएगा। तो इटली को लेकर खास करके, हालांकि जीसीपी मैजिनी ने तो 2 सेक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया था, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। लेकिन यदि हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं किसके बारे में, इटली के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि यंग इटली नाम करके उन्होंने खास करके इटली के लिए खास करके उन्होंने यंग इटली नाम करके एक सेक्रेट सोसाइटी बनाया था, ताकि क्या किया जा सके, इटली के सारे 7 स्टेट्स को आपस में इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। रोल ऑफ कैवोर, ये कौन थे भाई, इसके बारे में देखिए। He was the chief minister of Sardinia Piedmont. He led the movement to unify Italy. He formed a tactful diplomatic alliance with France and defeated the Austrian forces in Italy। समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे 7 इटली के अलग अलग हिस्सों में से एक ही हिस्से पे इटली के राजकुमार का कंट्रोल था, और वो जगह था हमारा सर्डिनिया पिडमंट। कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ रहा है हमको। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कैवोर के बारे में। ये कैवोर कौन था, ये कैवोर सर्डिनिया पिडमंट का चीफ मिनिस्टर था। कौन था, चीफ मिनिस्टर था सर्डिनिया पिडमंट। वही सर्डिनिया पिडमंट जिसके ऊपर किसका कंट्रोल था, इटली के राजकुमार का कंट्रोल था। तो दिक्कत इसमें, बेसिकली आप यदि यहाँ पे कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि सर्डिनिया पिडमंट के ऊपर जो इटली का राजकुमार का कंट्रोल था वही बेसिकली हमारा कैवोर था। तो दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पिडमंट। तो कैवोर जो है वो सर्डिनिया पिडमंट का चीफ मिनिस्टर था, बेसिकली कह सकते हैं वो वहाँ का राजकुमार था, एक तरीके से आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई इटली। इन्होंने सोचा ना कि भाई इटली का राजकुमार हैं हम, लेकिन मेरा कंट्रोल इटली के 7 स्टेट्स में से एक ही स्टेट पे है, लेकिन हमारा कंट्रोल होना किस पे चाहिए, बाकी सब पे होना चाहिए। तो इन्होंने पूरा का पूरा जिम्मेदारी ले लिया इटली को यूनिफाई करने का, मतलब कि इन्होंने पूरा का पूरा इटली के 7 स्टेट्स को आपस में मिलाने का जिम्मेदारी ले लिया। फिर देखते हैं क्या हुआ। ही फॉर्म्ड अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन इटली। देखिए ध्यान से,
और ये जो हमारा चीफ मिनिस्टर था कैबोर, ये जाके हाथ मिला लेता है किससे, फ्रांस से, और कहता है कि देखो भाई हमको ना मदद चाहिए तुमसे, क्योंकि मेरे जगह पे जो है ना ऑस्ट्रिया के राजकुमार आके कब्जा कर लिए हैं। देखिए आप अभी आपको मालूम चलेगा कि जो 7 हिस्सा था इटली का अलग अलग, उसमें से मात्र एक ही जगह पे इटली का राजकुमार का कंट्रोल था। बाकी जो 6 अलग अलग हिस्से बचे ना, उस पर अलग अलग कंट्री के राजकुमार का कंट्रोल था, है ना। तो यहाँ पे अब ये हमारा जो कैबोर था, चीफ मिनिस्टर जो था फेर्डिनेंड बेरमंड का, वो क्या चाहता है, इटली के सारे स्टेट्स को आपस में इकट्ठा करना चाहता है। क्या वो अकेला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए वो कहाँ जाता है, फ्रांस के पास जाता है, और फ्रांस के राजकुमार जो भी उस समय पे रहे होंगे उनसे जाके हाथ मिला लेता है। कहता है कि भाई हमको तुम्हारा मदद चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट्स में जो है ना ऑस्ट्रिया के लोग आपस में कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने, फ्रांस ने कैबोर का मदद भी किया और जाके फिर उसको वहाँ से इटली के राजकुमार को अपने स्टेट से हटा के फेंक दिया। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। रोल ऑफ जीसीपी गैरीबल्डी। अब यहाँ पे जीसीपी गैरीबल्डी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। देखिए जीसीपी मैजिनी अलग नाम है, जीसीपी गैरीबल्डी अलग नाम है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। और आपको लग रहा होगा कि सर दोनों भाई थे क्या? नहीं, भाई भी नहीं थे, दोनों अलग अलग थे। कोई दिक्कत? जैसे हम लोग इंडिया में क्या एक ही आदमी का नाम हो सकता है क्या, रोहन? एक ही आदमी का नाम सोहन हो सकता है क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों का नाम है। उसी प्रकार से इटली में जिस प्रकार से जेसीपी मैजिनी एक आदमी था, उसी प्रकार से एक हमारा जेसीपी गैरीबल्डी भी नाम था। ठीक है, जेसीपी गैरीबल्डी का यहाँ पे क्या रोल है देखो। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जेसीपी गैरीबल्डी ज्वाइंड द वॉर। अब देखो, अब चूंकि इटली के अलग अलग स्टेट पे अलग अलग कंट्री के राजकुमारों का कंट्रोल है, और ये जो जीसीपी गैरीबल्डी थे ना, ये इटली से बिलोंग करते थे। तो इनका मानना ये था कि इटली के अलग अलग स्टेट पर जो राजकुमार बैठे हुए हैं बाहर के कंट्री के, उसको खदेड़ के भगाओ पहले यहाँ से। इन्होंने क्या कर दिया, वॉर छेड़ दिया उनके खिलाफ। और वॉर जब इन्होंने छेड़ा ना, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितने भी इटली के नौजवान लोग हैं, जो वॉलंटियर हैं, वो सबके सब आके हमारे साथ मिल जाओ। यानी कि अपने साथ उन्होंने इटली के सारे नौजवान को कर लिया और जाके युद्ध करने लगा। किससे? किससे युद्ध करने लगा? इटली के जो अलग अलग स्टेट्स पे बाहर के राजा बैठे हुए थे, उनके खिलाफ इन्होंने वार छेड़ दिया, वहाँ से भगाने के लिए। और बेसिकली वो लोग चाह क्या रहा है? चाह ये रहा है कि इटली के अलग अलग स्टेट पे जो राजकुमार बैठे हुए हैं दूसरे कंट्री के, उसको खदेड़ के भगाओ, तभी जाके हमारा इटली यूनिफाई हो पाएगा। सातों स्टेट आपस में मिलेगा, तभी जाके इटली एक आज़ाद कंट्री बन पाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो, दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली, और ये सब के सब मिल के जेसीपी गैरीबल्डी के साथ कहाँ जाते हैं? इटली के साउथ वाले हिस्से में जाते हैं। एंड द किंगडम ऑफ टू सिलीज, और टू सिलीज नाम करके एक जगह हुआ करता था उस समय पे इटली में, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स, यानी कि इटली के साउथ वाले हिस्से में ये लोग जाते हैं, और इटली के टू सिलीज वाले सिटी में भी ये लोग जाते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। और वहाँ पे जाके ये लोग लोकल पीजेंट्स को भी इंस्पायर करते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोग आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा साथ दो। वहाँ के किसान भी मानते हैं कि हाँ भाई ये बात तो सही है, हमको अपने कंट्री को आज़ाद करवाना चाहिए। तो लोकल पीजेंट्स का उनको साथ मिल गया। और इसके बाद क्या हुआ, इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर फ्रॉम इटली। और अब आपको यहाँ पे मालूम चल रहा होगा कि सर एक बार ऑस्ट्रिया के राजा को हटाया जा रहा है वहाँ से, एक बार स्पेन के राजा को हटाया जा रहा है वहाँ से। इसलिए हमने आपको बताया था कि इटली 7 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, केवल एक ही हिस्सों पे इटली के राजकुमार का कंट्रोल था, बाकी 6 हिस्सों पे ना अलग अलग कंट्री के राजकुमार का कंट्रोल था। जैसे ऑस्ट्रिया का हो गया, स्पेन का हो गया, इन सारे लोगों का वहाँ पे कंट्रोल था। तो इन लोगों ने सबको मिल के खदेड़ के भगा दिया। तो जीसीपी गैरीबल्डी के लीडरशिप में इटली के बहुत बड़े बड़े नौजवान लोगों ने साथ दिया, किसानों ने भी साथ दिया, और अलग अलग हिस्सों पे जो स्पेन के रूल कर रहे थे उनको वहाँ से खदेड़ के भगा दिया, अपने देश भगा दिया उसको। ठीक है, आगे देखते हैं फिर किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब यहाँ पे चूँकि पूरी तरीके से हमारा इटली से जो भी हमारे राजकुमार थे अलग अलग कंट्री के, उनको हटा दिया गया। अब नया इटली का आखिर काम क्या था, कौन रहा का लीडर बना, उसके बारे में देखिए। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड, आपके बुक में जो सेकेंड है ना वो रोमन नंबर में दिया होगा, हमने यहाँ पे नंबर में लिख दिया, तो आप इसको रोमन नंबर कर लीजिएगा। ठीक है, इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड रोम वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इटली। अब यहाँ पे यूनाइटेड इटली का, यानी कि एक अच्छे इटली का जो है ना राजा बना दिया, किसको? विक्टर इमैनुअल सेकेंड को।
और रोम को इटली का कैपिटल चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया? कैपिटल चुन लिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इटली का कैपिटल किसको बनाया गया? रोम को बनाया गया। अच्छा, आपके माइंड में क्या सवाल नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पे तो दोबारा राजा वाला सिस्टम लाया जा रहा है, विक्टर इमैनुअल सेकंड दोबारा राजा ही है, तो फिर सर ये डेमोक्रेसी कैसे हुआ? हाँ, ये डेमोक्रेसी ही है, केवल ये नाम के लिए राजा है। बात समझ में आ रही है? केवल ये नाम के लिए राजा है, लेकिन सिस्टम कैसा चलेगा? अब कॉन्स्टिट्यूशन वाला सिस्टम चलेगा। तो ऐसा नहीं समझना है कि सर ये राजा है तो फिर इटली आज़ाद कहाँ हुआ। नहीं, इटली आज़ाद हुआ, ये केवल नाम के लिए राजा है वहाँ का, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? लीडर है, और यहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग अब इसको चलना पड़ेगा। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजा होने के बावजूद भी राजा नहीं है, मतलब कि अपना पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, बस ये दिखावा के तौर पे है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो इटली था वो भी आज़ाद हो गया। तो इटली में बस समझने वाली बात आपको ये है ना, आप इसको ऐसे समझिएगा कि इटली जो है ना, एक लाइन में बताते हैं पूरा। इटली अलग अलग 7 स्टेट में बटा हुआ था, जिसमें से मात्र एक ही ऐसा स्टेट था जिसके ऊपर इटली के राजकुमार का कंट्रोल था, उसका नाम था सर्डिनिया पिडमंट। और जो 6 अलग अलग हिस्से बच गए उनमें अलग अलग कंट्री के राजकुमार का कंट्रोल था, यानी कि अलग अलग कंट्री के किंग का कंट्रोल था। ठीक है, तो इटली के लोगों को लगा ना कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन स्टेट से इन सारे बाहर के राजाओं को हटाना पड़ेगा। जब ये लोग भाग जाएंगे तभी हमारा इटली को क्या कर देंगे, 7 स्टेट को मिला देंगे और इटली को हम लोग आज़ाद कर देंगे, यानी कि इटली जो है हमारा एक आज़ाद कंट्री बन जाएगा। तो उन सभी को इन्होंने खदेड़ के भगा दिया और इन सारे स्टेट्स को, यानी कि 7 स्टेट को आपस में इकट्ठा कर दिया और पूरा एक अकेला कंट्री जो हमारा इटली बनकर तैयार हो गया। और वहाँ के राजा किसको चुने गए? विक्टर इमैनुअल सेकंड को चुने गए। और ये केवल राजा जो है ना नाम का था, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग ही इनको चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हमारा इटली जो था वो पूरी तरीके से मोनार्की से डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ा, यानी कि गंदे सिस्टम से अच्छे सिस्टम की ओर ये लोग आगे बढ़े। उसके बाद हमारा है 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।